नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने संघर्ष में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। आइए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं इसके पूरे जीवन के बारे में। उसके पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे, किस प्रकार से उसका उत्थान हुआ और उसका पतन हुआ। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा धूमकेतु था जो यूरोप के आकाश में उभरा और उसने पूरे यूरोप को प्रकाशमान कर दिया। उसने ऐसे परिवर्तन किए जो बहुत ही दूरगामी सिद्ध हुए और वो परिवर्तन आज भी यूरोप में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजेसियो नगर में हुआ था। कोर्सिका द्वीप, यदि आप इसके मानचित्र में देखें तो इटली से पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर में स्थित है। कोर्सिका द्वीप के अजेसियो नगर में उसका जन्म हुआ था। पिता का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट और माता का नाम था लातिसिया रेमलिनो। उसके 4 भाई और 3 बहनें थे। उसका पिताजी थे या उसके जो पूर्वज, वे कुलीन परिवार से संबंधित थे, जो कि टस्कनी, जो इटली का एक वो राजतंत्र था, उससे संबंधित थे वो। लेकिन इसके जन्म से 1 साल पहले ही वो फ्रांस में सम्मिलित हुआ था, कोर्सिका। इसलिए जो शिक्षा दीक्षा हुई नेपोलियन बोनापार्ट की, वो फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के ब्रीन शहर में 1779 से 1784 तक एक सैनिक स्कूल में उसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। यानी शुरू से ही वो उसके अंदर सैनिक के गुण समाहित होते चले गए, जिसके कारण ही वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा विजेता और महान सेनापति के रूप में जाना गया। फिर पेरिस के एक सैनिक स्कूल में उसने तोपखाने की शिक्षा ग्रहण की। 1793 गहन ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद वो कैसा समय था जो बहुत ही क्रांतिकारी था। जैसा कि आप जानते हैं, 1789 में फ्रांस की क्रांति घटित हुई थी और वो ऐसा दौर था जो बहुत ही हलचलों से भरा हुआ था। तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए। राजतंत्र लुई 16वां, जो राजा था फ्रांस का, उसे गद्दी से हटा करके वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। लोगों की संघीय सरकार बनी, जिसके द्वारा फ्रांस का शासन चलाना तय हुआ। राष्ट्र के गठन का कार्य हो रहा, यानी बहुत ही उठापटक और परिवर्तनों का दौर था, जिसे देखा चार्ल्स बोनापार्ट ने, उसे समझा, उसको आत्मसात किया और ऐसे दिशा में उसने अपने कदम बढ़ाए। तो सबसे पहले वो जो गणराज्य की सेना बनी, जो संघीय सेना बनी, उसमें वो सम्मिलित हुआ। और 1793 ईस्वी में टूलान के घेरे के समय नेपोलियन प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। टूलान एक शहर था, बंदरगाह। यहाँ पर संघीय सेना, यानी कि जो संघीय सेना थी, यानी जो जनता की सरकार बनी थी, जो गणतंत्री सरकार तैयार हुई थी, उसकी सेना और राजतंत्र समर्थित सेनाओं में लड़ाई हुई, जिसे टूलान का घेरा कहते हैं। उसमें उसने अपने साहस का परिचय दिया, अपने रणनीति, अपने कुशलता का परिचय दिया। लोग उसको जानने लगे। उसके बाद 1795 ईस्वी में नेपोलियन ने कन्वेंशन की रक्षा की भीड़ से। कन्वेंशन वो था जहाँ पर नया नया संविधान बन रहा था और उसके बाहर भीड़ खड़ी थी। उसको संभालने का जिम्मा उसे मिला, जिसको उसने बखूबी संभाला, जिससे उसका नाम पेरिस में और बढ़ गया। लोग उसे जानने लगे। 2 मार्च 1796 को डायरेक्टरी ने इटली अभियान का नेतृत्व उसे सौंपा। 1794 ईस्वी में फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन प्रारंभ हुआ। 5 सदस्य थे डायरेक्टरी में, जो फ्रांस का शासन चलाते थे। उसका डायरेक्टरी का एक सदस्य जो था वो बेरोस नाम था, जिसका वो नेपोलियन की प्रतिभा से अत्यधिक जो है परिचित था, उससे प्रभावित था। उसने इटली में अभियान के लिए सेना का नेतृत्व नेपोलियन के हाथ में दिया। अब वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो राष्ट्र की जो भावना थी, राष्ट्र का जो विचार था, जो गणतंत्रीय विशेषताएं थी, गणतंत्रीय जो गुण था,
उसको फैलाने का जिम्मा लोकतंत्र जो संघीय सरकार थी उसने अपने में लिया। और ये जो विचार था उससे कि राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र स्थापित किया जाए, ये जो भावना थी क्या उसका जिम्मा संघीय सरकार ने अपने ऊपर लिया। और वो चाहती थी कि यूरोप के अन्य देशों में भी राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र स्थापित किए जाएं, जिसकी शुरुआत इटली से होती है। अब इटली में ऑस्ट्रिया का बोलबाला था, ऑस्ट्रिया का वर्चस्व था इटली पर। ऑस्ट्रिया के वर्चस्व को समाप्त करना अत्यधिक आवश्यक था। इसके लिए डायरेक्टरी ने इटली में भेजा सेनापति बना करके नेपोलियन को, और नेपोलियन वहाँ गया और उसने ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कई युद्धों में ऑस्ट्रिया को हराया, कई छोटे छोटे राजतंत्रों को हराया, संधियाँ की, व्यवस्थाएं कायम की, जिसके लिए उसने कभी भी डायरेक्टरी से कोई आदेश प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपने ही हिसाब से वो युद्ध करता रहा। यानी अपने अंदर एक प्रशासक का गुण एक राजनीतिक के तौर पर या सेनापति के तौर पर वो स्थापित करता रहा, जिसके कारण उसकी विजयों की जो खबरें फ्रांस में पहुंचती थी तो लोग उसकी योग्यता के कायल हो गए, वो बहुत ही प्रसिद्धि पा गई। बल्कि जब वो लौटा तो उसका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ फ्रांस में, और डायरेक्टरी के लोग भी उससे डर गए, उससे भयभीत हो गए। वो चाहते थे कि अब इस नेपोलियन को फ्रांस से दूर ही रखा जाए। अब जो स्थिति थी उस वक्त जब वो लौटा दोबारा फ्रांस में, तो जो सबसे ताकतवर जो प्रतिद्वंदी बचा था वो था इंग्लैंड। अब इंग्लैंड पर सीधे आक्रमण नहीं करना चाहता था नेपोलियन, वो चाहता था कि इंग्लैंड की धीरे धीरे शक्ति कमज़ोर हो, उसे कमज़ोर किया जाए, उसके जो आर्थिक जो उसके रास्ते हैं, जो व्यापार है, उसको हानि पहुंचाई जाए। इसके लिए उसने मिस्र पर आक्रमण करने की योजना बताई, जो कि डायरेक्टरी के शासकों ने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए मिस्र अभियान 1798 में उसे मिस्र पर अभियान के लिए भेजा गया। इसका उद्देश्य था इंग्लैंड को कमज़ोर करना। लेकिन जो मिस्र का अभियान हुआ, नील नदी के युद्ध में ब्रिटिश नौसेना कमांडर नेल्सन ने नेपोलियन की सेना को पराया, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाद फिर मिस्र की तरफ रुख न करके तुर्की और सीरिया पर हमले के लिए आगे बढ़ गया नेपोलियन, और उसने सीरिया में एक नई व्यवस्था कायम करने का विचार किया, और उसने कायम भी की, उसे सफलता भी मिल रही थी। लेकिन तब तक फ्रांस से उसे खबर मिली कि फ्रांस के जो हालात हैं वो सही नहीं हैं, क्योंकि 1799 तक आते आते डायरेक्टरी का जो शासन था वो बिल्कुल लचर हो चुका था, उसमें तमाम कमियां आ गई थी, वो व्यवस्थाएं ध्वस्त होने लगी थी, प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। इसलिए वो सीरिया को छोड़ करके वापस 1799 में फ्रांस लौटा। फ्रांस लौटने पर प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय देते हुए डायरेक्टरी को भंग कर दिया, और 3 काउंसिलों की एक समिति बनाई, उसने विधान परिवर्तित कर दिए। 3 काउंसिल में पहला काउंसिल वो खुद बना, लेकिन उसने बाकी 2 जो काउंसिल थे उनको एक तरफ करके स्वयं अपने ही हाथों में सारी शक्तियाँ इकट्ठी कर ली। अब वो चाहता था कि पूरे फ्रांस में शांति व्यवस्था हो, व्यवस्था कायम हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अन्य कानूनी के स्तर पर हो, उसे ठीक किया जाए। लेकिन उसको करने से पहले उसके लिए आवश्यक था कि वो एक बार फिर से उसके लौटने के बाद ऑस्ट्रिया ने जिस प्रकार से गुट बना रखा था, ऑस्ट्रिया प्रसा और जो छोटे छोटे डचीज थे, तो उनको सबक सिखाया जाए, उनको शांत किया जाए। इसलिए 1800 में उसने दूसरा अभियान शुरू किया और उन सबको हराया, उनके जो गठबंधन था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। वापस वो फ्रांस लौटा और उसने फ्रांस में तमाम प्रकार के परिवर्तन किए, सुधार किए, जो बहुत ही अग्रगामी थे। उसने ढेर सारे लोगों को अधिकार दिया, एक सुव्यवस्था उसने कायम की। अब उसने जो सुधार किए उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किए गए सुधार, उसको हम अलग से जानेंगे। तो 1804 में अपने इन्हीं कामों के द्वारा उसने जो प्रसिद्धि पाई या जो व्यवस्था कायम की,
और उसने सत्ता हत्या कर खुद को वो उसने सम्राट घोषित कर दिया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। अब उसके सामने जो सबसे बड़ा शत्रु रह गया वो था इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड को छोड़ के बाकी सबको, पूरे यूरोप को उसने अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था और इंग्लैंड से युद्ध उसने शुरू किया। इसके क्रम में सबसे पहले 1805 में इटली के राजा के रूप में खुद उसने अपना पद ग्रहण किया और 1807 तक विभिन्न युद्धों के द्वारा जितनी इसने लड़ाइयाँ लड़ी और एक एक करके, चाहे वो स्पेन हो, पुर्तगाल हो, इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रसिया, सबको एक एक करके युद्धों में हराया। इन्हीं युद्धों के कारण उसे जो है महान सेनापति और महान विजेता के तौर पे जाना जाता है, लेकिन वो इंग्लैंड को नहीं हरा पाया। तो अब इंग्लैंड को हराने के लिए उसने 1806 ईस्वी में एक व्यवस्था कायम की जिसे कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। ये महाद्वीपीय व्यवस्था जो थी वो आर्थिक युद्ध छड़ा उस इंग्लैंड के खिलाफ। वो चाहता था कि इंग्लैंड के जो आर्थिक साधन हैं, उसका जब व्यापार है वो कुंद हो जाए, इसलिए उसने पूरे यूरोप के देशों को मना कर दिया कि वो इंग्लैंड के साथ व्यापार न करें, ताकि इंग्लैंड कमज़ोर हो जाए और उसे हराया जा सके। लेकिन ये जो व्यवस्था उसने बनाई वो व्यवस्था स्वयं इसके लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि इंग्लैंड तो अपने व्यापार को अपने उपनिवेशों से उसने हासिल कर लिया, उसकी भरपाई कर ली, लेकिन यूरोप के जो देश थे जो कि अपना व्यापार इंग्लैंड से करते थे, उनकी दशा खराब होने लगी, जिसके कारण यूरोपीय जो देश थे, स्पेन हो, चाहे प्रसा हो, चाहे ऑस्ट्रिया या फिर छोटे छोटे जो देश थे, पुर्तगाल, वहाँ पर विद्रोह उठ खड़े हुए और उन विद्रोहों को दबाने के चक्कर में नेपोलियन की सारी शक्ति जाया होती चली गई और एक एक करके उसने सारे यूरोप को खो दिया। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो था लाइप्जिग का युद्ध। लाइप्जिग एक शहर है जर्मनी में, यानी प्रसा में। वहाँ पर युद्ध हुआ जिसमें प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित सेना ने नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन को हरा करके उसको जो है सत्ता, फ्रांस के जो सम्राट के पद से उसे अपनी सत्ता खोनी पड़ी, अपना त्यागपत्र देना पड़ा और फिर उसे एल्बा 1814 में एल्बा द्वीप पर उसे भेज दिया गया। एल्बा द्वीप भी इटली से पास ही एक द्वीप था, वहाँ पर उसका राजा से बना दिया गया कि आप यहाँ शासन करो। और जैसा कि आप जानते हैं एल्बा द्वीप में भेजने के बाद 1815 में वियना कांग्रेस हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसने पूरे यूरोप के बाकी देशों को, यहाँ तक कि फ्रांस का जो बुर्बो राजवंश था लुई 16वां का, उनको भी आमंत्रित किया था और फ्रांस की गद्दी बुर्बो वंश के ही लुई 18वें को सौंप दी। और अन्य जगह फिर से जो बदलाव किए थे नेपोलियन ने, उसको सब बदलावों को वापस रद्द कर दिया और हर जगह राजतंत्र कायम हो गया। तो इस प्रकार से जो है बुर्बो वंश स्थापित हुआ। लेकिन वो जो राजा था लुई 18वां, उसको अब फ्रांस की जनता जो है स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो लोकतंत्र या गणतंत्र के जो कार्य थे उन्हें वो पसंद करती थी। फिर से जनता नहीं चाहती थी कि राजतंत्र स्थापित हो। इसलिए जब ये खबर नेपोलियन तक पहुंची कि फ्रांस की स्थिति खराब हो रही है, तो वो एल्बा से पेरिस तक उसने मार्च किया। वो पैदल चल के गया, जिसके प्रभाव में पूरे इटली और फ्रांस में उसके समर्थन में लोग आ गए। वह एक बार फिर से सम्राट बन बैठा मार्च 1815 में। लेकिन ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने और अन्य देशों ने मिलकर के अपने मतभेदों को भुलाते हुए एक बार फिर से एकजुट हुए और जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया। इन सभी शक्तियों ने मिलकर के, जिसमें इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रसिया शामिल थे, उन्होंने मिल करके वाटरलू के युद्ध में उसे हराया। और अब की बार उसे पकड़ करके सेंट हेलेना द्वीप, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक बहुत ही सुदूर स्थान पर स्थित द्वीप है, वहाँ पर उसे निर्वासित कर दिया, वहीं पर उसे कैद कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड के अधिकारियों ने उसे धीरे धीरे जहर दिया और 5 मई 1821 में उसकी मौत हो गई। तो ये रहा नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत ही संक्षिप्त तरीके से उसकी जीवनी, बहुत ही कालक्रम,
कि किस प्रकार से उसने अपने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटे से वीडियो में आपको ढेर सारी जानकारियाँ प्रदान की हैं कि ये किस प्रकार से नेपोलियन का उदय हुआ और किस प्रकार से उसका पतन हुआ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिएगा। बेल आइकन को आप प्रेस करिए और ऑल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं आपके पास उससे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।